मौर्य साम्राज्य, उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले वीडियो में हमने उसकी जाति क्या थी उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा वीडियो था उसमें हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन के बारे में अध्ययन किया। तीसरा वीडियो जो था उसमें हमने अध्ययन किया कि उन्होंने अपना विजय अभियान जो कहाँ से शुरू किया था। इसके साथ ही पंजाब और सिंध की विजय और मगध जो उसकी विजय किस प्रकार से की थी उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं कि सेल्यूकस के साथ में युद्ध कि सिकंदर की मृत्यु के बाद में साम्राज्य विभाजन के लिए उसके मुख्य सेनानायक जो थे उनमें आपस में संघर्ष या युद्ध शुरू हो गया। किस बात के लिए? साम्राज्य का विभाजन करने के लिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी उसके डिवाइडेशन के लिए। और एशियाई प्रदेशों के स्वामित्व के लिए सेल्यूकस और एंटीगोनस में युद्ध छिड़ गया और लंबे संघर्ष के बाद सेल्यूकस विजयी रहा और एंटीगोनस मिस्र की ओर भाग गया और 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक करवाया और निकेटर या विजय की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने भारत विजय की योजना बनाई, परंतु इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के समय में बिल्कुल भिन्न थी। अधिकांश भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व कायम हो चुका था और उसकी सेना को अभी तक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा और चाणक्य जैसा महान कूटनीतिज्ञ अभी भी उसकी शासन व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए था। और सेल्यूकस के आक्रमण की सूचना मिलते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य सेना सहित शत्रु से टक्कर लेने चल पड़े और दोनों पक्षों के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ और कितने दिनों तक लड़ा गया इसके बारे में नहीं पता चलता। केवल इतनी जानकारी मिलती है कि युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार एरिया यानी कि हिरात, एराकोसिया कांधार, पारोपनिसडाय यानी काबुल और गैड्रोसिया यानी कि मकरान और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। और इस संबंध में विद्वानों का मानना है कि ये चारों प्रदेश पूरी तरह से नहीं मिले थे। इन प्रदेशों का केवल वही पार्ट मिला था जो कि सिंधु नदी के किनारे किनारे था या उसके सहारे था। चंद्रगुप्त ने इनके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। और इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि युद्ध में उस समय हाथी जो है उनका बहुत ज्यादा महत्व था और यूनानी लोग जो है उससे भी काफी प्रभावित हो चुके थे। और संधि को सुदृढ़ और स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो था वो भी किससे? चंद्रगुप्त से कर दिया था। और दोनों शासकों ने अपने राजदूत जो थे उनकी भी अदला बदली का निर्णय लिया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का सेल्यूकस के राजदूत मेगस ने जो उसका उपस्थिति जो वो इसी बात का परिणाम देती है कि दोनों ने अपने राजदूत जो उनकी अदला बदली की होगी। और इस संधि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें भी है कि इसमें भारतीय साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गई थी। इस संबंध में डॉक्टर स्मिथ जो है वो अपना विचार देते हैं कि उन्होंने लिखा है कि 2000 वर्ष से भी अधिक हुए भारत के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसके लिए उसके अंग्रेज अधिकारी व्यर्थ में आहें भरते रहे और जिसको कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों ने भी कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ अन्य विजय कि चंद्रगुप्त की अन्य विजय जो उनके बारे में भी अनुमान लगाया जाता है कि प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ही चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का शासक या स्वामी मानते और महावंश टीका में भी उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया। और मुद्रा राक्षस जो उससे भी पता चलता है कि अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य उत्तरी मैसूर तक फैला हुआ था। और फिर ये बात आती है कि कश्मीर, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत किसने जीता होगा। जहां तक अशोक की विजय का सवाल है, कलिंग विजय के अलावा उसने अन्य कोई विजय नहीं की थी। कल्याण की राजधानी के आधार पर कश्मीर विजय का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है, परंतु इन दो के अलावा अशोक को अन्य किसी विजय का श्रेय नहीं दिया जाता। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्य जो भी विजय की थी वो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जो उसी ने की होगी। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका साम्राज्य विस्तार जो काफी हो गया था कि अब उसका साम्राज्य विस्तार कि इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक फैल गया था। और इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल और गंगा यमुना का दोआब, इसके अलावा मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात तथा उत्तरी मैसूर तक का बहुत बड़ा भूभाग जो शामिल हो गया था और वह सही अर्थों में संपूर्ण भारतीय सम्राट कहलाया। अगली बात आती चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म।
कि जैन ग्रंथों के अनुसार अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके कथन से सत्यता भी पता चलती है। परंतु इतना निश्चित है कि जिस चाणक्य ने उसे शिक्षा दीक्षा देकर मगध के सिंहासन पर बैठाया था, उसके साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया वह एक ब्राह्मण था और वर्णाश्रम जो है उसमें विश्वास रखता था। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क और प्रभाव में रहने वाला चंद्रगुप्त अवश्य ही लंबे समय तक ब्राह्मण धर्म जो उसका अनुयायी रहा होगा। और जैन ग्रंथ भी यही बताते हैं कि जैन बनने से पूर्व वह मिथ्यावलंबी लोगों का संरक्षक था। और मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि याज्ञिक कार्यों के निमित्त राजा राजप्रसाद से बाहर निकलता था। और इन सब चीजों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा होगा। अर्थशास्त्र तथा कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ जो उनसे भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रचार को मर्यादित करने के लिए उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए। तथापि कुछ बौद्ध लेखकों ने यह भी आरोप लगाया कि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त ने ऐसा किया था। परंतु यदि हम उपलब्ध साक्ष्य जो उनका अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस समय तक बहुत से यानी कि बौद्ध धर्म जो उसमें असामाजिक तत्व जो है वो शिक्षा दीक्षा लेकर सामाजिक व्यवस्था जो उसके लिए खतरा बन गए थे। इसीलिए चंद्रगुप्त को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता की भावना नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में वह जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और इस बात की पुष्टि जितने भी जैन धर्म ग्रंथ जो है वो सभी करते हैं। अगली बात आती है चंद्रगुप्त का मूल्यांकन कि लगभग 24 वर्षों के दीर्घकालीन शासन से बाद 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका देहांत हो गया। और विभिन्न परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे एक धैर्यवान, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के कारण वह एक साम्राज्य का निर्माता बन सका और उसके चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि जिसके कारण उसके इतिहास में अपना नाम चिरस्थायी बना दिया। और उसके जन्म के समय उसके परिवार की स्थिति काफी दयनीय थी। उसके पास कोई राज्य नहीं था, कोई धन नहीं था, न सेना थी, नहीं अन्य कोई साधन थे। फिर भी वह एक विशाल साम्राज्य की नींव डालने में सफल हुआ क्योंकि उसमें स्वाभिमान, लगन और उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अपनी विजयों के द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय साम्राज्य उसकी नींव डाली थी और इस दृष्टि से वह एक राष्ट्र निर्माता जो कहा जाता है। इसके साथ ही वह कुशल सैनिक, योद्धा और सेना नायक जो वो भी रहा था क्योंकि चाणक्य की शिक्षा दीक्षा ने उसे युद्ध नीति, व्यूह रचना का विशेषज्ञ बना दिया था। और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि उसके सैनिक उसके इशारे पर अपने प्राण जो उनका न्योछावर करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य में एक कुशल प्रशासक के भी सभी गुण विद्यमान थे। निरंकुश शासक होते हुए भी वह हमेशा जन कल्याण का ध्यान रखता था और जनहित के कार्य जो उनको कराता रहता था। और जनता के विचारों की जानकारी के लिए उसने न केवल एक सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी, अपितु वह स्वयं भी वेश बदलकर जनता के बीच घूमता रहता था और वहां की जानकारी जो उनको लेता रहता था। और इसीलिए कहा जाता है कि उसकी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था पद्धति के कारण उसके साम्राज्य में शांति कायम रही और चारों ओर डकैतों का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। और मेगस्थनीज जो उसने भी यही बात लिखी है कि यहाँ के लोग न्यायालयों का मुंह तक नहीं देखते थे और वे अपनी धन संपत्ति को असुरक्षित छोड़कर इधर से उधर चले जाते थे। तो इस प्रकार से ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहा था।